तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। मुंशी बचधर चकधर को प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाते रहे, लेकिन चकधर न माने। मुंशी जी ने मां के दुख की दुहाई भी दी। चकधर मुंशी जी के साथ चल दिए। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 19वीं कड़ी। जेलर के कटाक्ष ने चक्रधर की झपकी हुई आंखें खोल दी। तुरंत उत्तर दिया, मैं जरा वो प्रतिज्ञा पत्र देखना चाहता हूं। चक्रधर ने कागजों को सरसरी तौर से देखकर कहा, इसमें तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। घर पर कैदी ही बना रहूंगा। अरे जब कैद ही होना है तो कैद खाना क्या बुरा है। अब या तो अदालत से बरी होकर आऊंगा या सजा के दिन काट कर। ये कहकर चक्रधर अपनी कोठरी में चले गए। 1 सप्ताह के बाद मिस्टर जिम के यहाँ मुकदमा चलने लगा। अदालत में रोज खासी भीड़ हो जाती। वे सब मजदूर जिन्होंने हड़ताल की थी एक बार चक्रधर के दर्शनों को आ ही जाते। शहर में हजारों आदमी आ पहुंचते थे। कभी कभी राजा विशाल सिंह भी आकर दर्शकों की गैलरी में बैठ जाते। लेकिन कोई आए या ना आए, किंतु मनोरमा रोज ठीक 10 बजे कचहरी में आ जाती और अदालत के उठने तक अपनी जगह पर मूर्ति की तरह बैठी रहती। उसके मुख पर दृढ़ संकल्प, विशाल करुणा, अलौकिक धैर्य और गहरी चिंता का फीका रंग छाया रहता था। संध्या का समय था। आज पूरे 15 दिनों की कार्यवाही के बाद मिस्टर जिम ने 2 साल की कैद का फैसला सुनाया था। ये कम से कम सजा थी जो उस धारा के अनुसार दी जा सकती थी। चक्रधर हंस हंस कर मित्रों से विदा ले रहे थे। सबकी आंखों में जल भरा हुआ था। मजदूरों का दल द्वार पर खड़ा जय जय का शोर मचा रहा था। कुछ स्त्रियां खड़ी रो रही थीं। सहसा मनोरमा आकर चक्रधर के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके हाथों में फूलों का एक हार था। वो उसने उनके गले में डाल दिया और बोली, अदालत ने तो आपको सजा दे दी, पर इतने आदमियों में एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में आपसे 100 गुना प्रेम ना हो गया हो। आपने हमें सच्चे साहस, सच्चे आत्मबल और सच्चे कर्तव्य का रास्ता दिखाया है। जाइए, जिस काम का बीड़ा उठाया है ना, उसे पूरा कीजिए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चक्रधर ने केवल दबी आंखों से मनोरमा को देखा, कुछ बोल नहीं सके। उन्हें शर्म नहीं आ रही थी कि लोग दिल में क्या ख्याल कर रहे होंगे। सामने राजा विशाल सिंह, दीवान सिंह, ठाकुर गुरुसेवक और मुंशी वज्रधर खड़े थे। बारात में भी हजारों आदमियों की भीड़ थी। धन्यवाद के शब्द उनकी जुबान पर आकर रुक गए। वो दिखाना चाहते थे कि मनोरमा की ये वीर भक्ति उसकी बल क्रीड़ा मात्र है। एक क्षण में सिपाहियों ने चक्रधर को बंद गाड़ी में बैठा दिया और जेल की ओर ले चले। चक्रधर की गिरफ्तारी के दूसरे दिन मनोरमा राजा विशाल सिंह को फटकार सुनाने गई थी। उसकी दोनों आंखें वीर बहुटी हो रही थी, भवें चढ़ी हुई थी। उस समय राजा साहब को भवन में मारे क्रोध से अपनी मूछें ऐंठ रहे थे। सारे राजमहल में सन्नाटा था। मनोरमा उनके सामने चली गई। उन्हें सरोष नेत्रों से ताकती हुई बोली, कंठ आवेश से कांप रहा था, महाराज, मैं आपसे ये पूछने आई हूं कि क्या प्रभुता और पशुता एक ही वस्तु हैं या उनमें कुछ अंतर है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्हें मैं देवता समझती हूं उन पर आपके हाथ क्यों कर उठे। मनोरमा के मान प्रदीप्त सौंदर्य ने राजा साहब को परास्त कर दिया। सौंदर्य के सामने प्रभुत्व फीकी बिल्ली बन गया। विशाल सिंह ने अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहा, मनोरमा, बाबू चक्रधर वीरात्मा हैं और उनके साथ मैंने जो अन्याय किया है उसका मुझे जीवन भर दुख रहेगा।
मनोरमा के सौंदर्य ने राजा साहब पर जो जादू का सा असर डाला था, वही असर उनकी विनय और शालीनता से मनोरमा पर किया। जब वो कमरे से चली गई तो विशाल सिंह द्वार पर खड़े उसकी ओर ऐसे त्रिषित नेत्रों से देखते रहे मानो उसे पी जाएंगे। उनके हृदय में एक विचित्र आकांक्षा अंकुरित हुई। दीवान साहब से पहले वो खिंचे रहते थे, अब उनका विशेष आदर सत्कार करने लगे। 2-3 बार उनके घर पर हो आए। ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात यह थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। मैदान खाली था। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ इस तरह दिल खोल कर मिली कि राजा साहब की आशाएं और भी चमक उठी। हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से थी। वो राजा साहब का आना जाना पसंद नहीं करती थी। वो उनके इरादों को भांप गई थी और दूर ही रखना चाहती थी उन्हें। यही एक कंटक था और उसे हटाए बिना वो अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकते थे, न कुछ कर सकते थे। बेचारे इसी उधेड़ बुन में पड़े रहते। आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना भेदिया बनाना निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के घर पर पहुंचे। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्थान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले न समाये, ऐसा ही मौका चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी को ये संबंध किसी भी तरह स्वीकार नहीं था। अभी बातचीत हो ही रही थी कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। लौंगी ने इशारे से उन्हें एकांत में ले जाकर सलाह की। थोड़ी देर बाद दीवान साहब ने आकर मुंशी जी से कहा, आप राजा साहब से कह दीजिए हमें विवाह मंजूर नहीं। मुंशी जी ने सोचा, अगर जाकर राजा साहब से कह देता हूं कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया तो मेरी किरकिरी होती है। इसलिए आपने जाकर दून हाँकनी शुरू की, हुजूर बुढ़िया भला की चुड़ैल है। अरे हत्थे पर तो आती ही नहीं, इधर भी झुकती है उधर भी। और दीवान साहब तो निरे मिट्टी के ढेले हैं, कभी यहाँ कभी वहां। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या करके आए? मुंशी जी बोले, हुजूर आपके इकबाल से फतेह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बातचीत करते छेपते हैं। आपकी तरह से बातचीत शुरू हो तो शायद उन्हें इनकार नहीं होगा। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।